हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। अब तक बच्चों हम लोगों ने रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाओं के अंतर्गत धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं और उनको मिला के यौगिकों के अणु सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, धनायन और ऋणायनों को कैसे जोड़ा जाता है, अब तक सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। यदि आपने अब तक वो वीडियो या लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, वहां जाके आप बड़ी आसानी से उन चीजों को देख सकते हैं। क्योंकि बिना इन मूलभूत अवधारणाओं अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझे केमिस्ट्री का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहां जाके उसको देखिए। और आज हम लोग इसी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत कुछ अन्य चीजों को कुछ अन्य बेसिक चीजों को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों परमाणु। क्या लिखा हुआ है? परमाणु, जो कि ग्रीक शब्द एटामियों से बना हुआ है। परमाणु एटम ग्रीक शब्द एटामियों से बना हुआ, क्योंकि बच्चों विज्ञान में ज्यादातर जो सिद्धांत या इस तरह की चीजें होती हैं या वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग प्राय ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड से ही निकाला जाता है। तो ग्रीक शब्द एटामियों से बना हुआ एटम, जिसका मतलब होता है नौ काटे जाने वाला। दैट मीन्स अविभाज्य। जिस पदार्थ को आप एक से अधिक भागों में नहीं काट सकते हो या दो से अधिक उसको हिस्सों में नहीं काट सकते हो या कह सकते हैं तोड़ सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को अविभाज्य तो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो एटम है वो अविभाज्य है, अर्थात एटम बहुत छोटा कण होता है जिसको दो या दो से अधिक भागों में लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो एटम, आज हम लोग एटम यानी परमाणु और परमाणु संबंधित अन्य चीजों को जाने। बच्चों थोड़े से इसके इतिहास पे नजर डाला जाए तो जो एटम शब्द है वो ये परमाणु जो है इसका अस्तित्व जो है वो लगभग आज से 400 ईसा पूर्व पहले ही आया था। लेकिन उस समय साइंस और साइंटिस्ट इस तरह की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, तो फिर उससे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पहले के जमाने में दार्शनिक हुआ करते थे और किसी भी विषय वस्तु पर अपना विचार वही दार्शनिक रखते थे, जिसमें कि कुछ भारतीय दार्शनिक भी थे और कुछ यूरोपियन दार्शनिक भी थे। यूरोपियन दार्शनिक में आप अरस्तु का नाम सुने होंगे, जिसको कि विज्ञान का जनक भी माना जाता है। और भारतीय दार्शनिकों में भी एक बहुत ही फेमस दार्शनिक थे कणाद ऋषि, क्योंकि भारत में ऋषि मुनि ज्यादा हुआ करते थे। तो कणाद ऋषि थे, उन्होंने भी परमाणु से संबंधित एक अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने एक दोहा के रूप में उसको प्रस्तुत किया था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व मिल बना शरीरा। अर्थात मिट्टी, अग्नि, हवा, आकाश और जल, इन 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। जिससे कि बच्चों एक बात उसी समय ये क्लियर हो गई कि हमारा शरीर छोटे छोटे कई सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन उस समय परमाणु इस तरह की कोई चीज नहीं थी, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया था कि जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आज से लगभग 400 ईस्वी पूर्व जो है वो परमाणु का अस्तित्व आया था। लेकिन जैसे जैसे साइंस जो है खोज हुई, साइंस आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे हम लोगों को परमाणु के बारे में और जानकारी मिलती गई। बच्चों परमाणु के बारे में 18वीं सदी में सबसे ज्यादा काम शुरू हुआ और उसी 18वीं सदी में एक वैज्ञानिक आए थे जॉन डाल्टन 1808 ईस्वी में, और इन्होंने परमाणु से संबंधित सबसे अच्छा और सबसे सटीक जो है कि एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका नाम रखा गया द्रव्य का परमाणु सिद्धांत। द्रव्य का मतलब पदार्थ, तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, या जिसे हम लोग डाल्टन के नाम के आधार पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। तो उस समय
परमाणु पे जो सबसे अच्छा सिद्धांत था वो किसका था? जॉन डाल्टन का सिद्धांत था। जॉन डाल्टन एक्चुअल में ये भी कोई साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि एक स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर थे। कहाँ पे? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में एक अध्यापक थे, और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर परमाणु के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो आइए उस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से संबंधित कुछ मुख्य बातों पे नजर डालते हैं। डाल्टन ने कहा था कि जितने भी रासायनिक तत्व होते हैं सबका छोटा कण परमाणु होता है। यानी जितने भी दुनिया में तत्व मौजूद, उस समय के 1860 की बात है, तो उस समय जितने भी तत्व पूछे गए थे उन सभी तत्वों का सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है बच्चों? परमाणु होता है। दूसरा इन्होंने बात कही कि परमाणु पदार्थ का मूल कौन होता है। परमाणु पदार्थ का मूल कौन होता है। मूल कण का मतलब क्या हुआ कि परमाणु, बाय द वे मान लो कि परमाणु जो तत्व होते हैं वो परमाणु के अलावा किसी अन्य कणों से भी मिलकर बने हो, तो उसमें जो सबसे मुख्य कण होगा वो क्या होगा? परमाणु होगा। जैसे हमारी शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनी है, तो हमारे शरीर के कह सकते हैं कि मुख्य पार्ट क्या होता है? मूल जो पार्ट होता है वो सेल होता है। घर आपका ईंटों से बना है, तो घर का जो मुख्य कण कह सकते हैं ईंट होता है। ठीक उसी प्रकार तत्वों के जो मूल कण होते हैं उसको क्या नाम दिया इन्होंने? परमाणु नाम दिया। इसके बाद अगला इन्होंने पॉइंट कहा कि समान प्रकार के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है। इसका मतलब ये बच्चों कि हाइड्रोजन के यदि 2 या 2, 4, 6, 8 जितने इकट्ठा कर लो और उनका यदि द्रव्यमान निकाला जाए तो सबका द्रव्यमान समान होगा। इससे एक बात ये भी सिद्ध हुई, परमाणु के पास अपना एक द्रव्यमान भी होता है, भार होता है। अगला है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के, यानी जैसे हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, अलग अलग तत्व हैं, तो उनके परमाणु को जब द्रव्यमान निकाला गया या निकाला जाएगा तो अलग अलग होगा। समान प्रकार के परमाणुओं के, समान प्रकार के तत्व के जितने भी परमाणु होंगे सबका द्रव्यमान समान होगा, और अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा। यहाँ पे मैंने उदाहरण बताया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ढेर सारे हाइड्रोजन इकट्ठा करके और सबका द्रव्यमान चेक किया जाएगा तो सबका द्रव्यमान एक जैसा ही होगा, यानी एक होता है तो सबका एक ही होगा। लेकिन अलग अलग तत्वों के परमाणु जब होंगे, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु, तो उनका जो द्रव्यमान होगा बच्चों अलग अलग होगा। खैर बाद में जैसे जैसे साइंस और आगे बढ़ता गया, इसमें से लगभग कई सारे जो पॉइंट इनके हैं वो कैंसिल हो गए या गलत साबित हो गए। जैसे नीचे के जो 2 पॉइंट हैं, बाद में जब समस्थानिक और संभारिक की खोज हुई बच्चों, तो ये नीचे वाले 2 पॉइंट है अपने आप कैंसिल हो गए। इसके अलावा परमाणु पदार्थ का मूल कौन होता है, फिर बाद में देखा गया कि परमाणु एक नाम न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, उसको मूल कण मान लिया गया। तो धीरे धीरे डाल्टन के जो है जो सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे वो धीरे धीरे अपने आप जो है न्यूट्रल होते गए। लेकिन फिर भी 1808 में ये जो इनका सिद्धांत दिया गया था वो काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सिद्धांत था। इसकी मान्यता बहुत दिनों तक रही, लेकिन जब आगे खोज होती गई धीरे धीरे तो इनकी ये बातें जो है गलत साबित हो गई। खैर डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार बच्चों हम लोग एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला होता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला होता है, इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। एक समीकरण यहाँ पे लिखा गया है आपके सामने, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्रिया आपस में कराई गई तो बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्रिया आपस में कराई गई तो क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में जो क्रिया किया, ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन का अणु और क्लोरीन का अणु जब आपस में क्रिया किया, देखो क्रिया में परमाणु भाग ले रहे हैं। यहाँ पे H और Cl का जो है परमाणु भाग ले रहे हैं। और बच्चों एक उसी समय सिद्धांत और आया था
पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत वो ये कहता है कि जितने भी अभिकारक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, तीर के पीछे जितने पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और तीर के आगे जितने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है बच्चों कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अर्थात यदि इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना द्रव्यमान 2 परमाणु को होगा इधर 2 नहीं करेंगे तो द्रव्यमान बराबर होगा नहीं, तो इसलिए समीकरण को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ हम 2 से गुणा कर सकते हैं। तो ये था परमाणु से संबंधित कुछ चीजें जिसमें हम लोगों ने परमाणु का कुछ इतिहास देखा और हमने डाल्टन का सिद्धांत देखा। डाल्टन का कौन सा सिद्धांत था बच्चों? द्रव्य का परमाणु सिद्धांत या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दिया कि कोई भी रासायनिक तत्व होता है उसका जो सबसे छोटा कण परमाणु होता है, अर्थात जो तत्व होते हैं वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ परमाणु जो पदार्थ का मूल कोण होता है, समान प्रकार के सभी परमाणु द्रव्यमान समान होता है और अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। मैं भी बताया हूं कि बाद में जब समस्थानिक और जब समभारी की खोज हुई तो ये सारी चीजें धीरे धीरे कैंसिल हो गई। खैर जो भी हो, ये है डाल्टन का सिद्धांत। परीक्षा में बायोलॉजी कभी आपसे पूछा जाए कि डाल्टन का सिद्धांत क्या होता है तो आप इन बिंदुओं को लिखेंगे। और लास्ट में मैंने निष्कर्ष निकाला डाल्टन के नियमानुसार कि परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो इससे परमाणु संबंधित अन्य चीजों को हम लोग जानेंगे, उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए हम लोग परमाणु से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों को जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो परमाणु भार या द्रव्यमान, क्या लिखा हुआ है? परमाणु भार या द्रव्यमान, इसको एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। एक चीज और क्लियर कर लीजिए आप कि रसायन विज्ञान में द्रव्यमान और भार दोनों का मतलब सेम होता है। तो चाहे परमाणु भार बोला जाए चाहे परमाणु द्रव्यमान बोला जाए, उसको आप एक ही चीज समझेंगे। फिजिक्स में दोनों का मान अलग अलग मतलब अलग अलग होता है, लेकिन रसायन विज्ञान में दोनों का मतलब सेम होता है। तो इससे आप कंफ्यूज ना होइएगा। लिखा है परमाणु, अभी पीछे आपको बताया गया है कि जो परमाणु होता है उसके पास अपना खुद का द्रव्यमान होता है। डाल्टन ने भी बताया था, हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार एक समीकरण के माध्यम से भी देखा था। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है या परमाणु भार क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, किसी भी तत्व के जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है वही उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, कोई पूछे कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो भार होगा, जो द्रव्यमान होगा, वही हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भार कहलाएगा। और वही होता भी है। हम लोग जो परमाणु भार बोलते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। एक्चुअल में हम तो बताते हैं तत्व का कि ऑक्सीजन एक तत्व है, इसका परमाणु भार 16 है, लेकिन वो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। तो परमाणु द्रव्यमान की मीनिंग यहाँ पे लिखी गई है। परमाणु द्रव्यमान की कुछ यहाँ पे इकाई लिखी गई है बच्चों। किसी भी राशि को मापने के लिए इकाई की आवश्यकता पड़ती है, तो परमाणु द्रव्यमान की कई सारी इकाइयां हैं। जैसे इसमें जो सबसे फेमस इकाई आपके सामने लिखी गई है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों परमाणु द्रव्यमान मात्रक या परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो ये है AMU। दूसरा यूनिफाइड मास, इसको एकीकृत द्रव्यमान भी बोला जाता है, इसको U से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा है डाल्टन, जिसको DA से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें बच्चों हम लोग AMU के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि परीक्षा में इस AMU से संबंधित बहुत सारे प्रश्न
और इस पे आधारित कई सारे न्यूमेरिकल्स यानी सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज एएमयू के बारे में विस्तार से सारी चीजों को क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं कि एएमयू अर्थात परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता क्या है। तो बच्चों, जब कोई भी इकाई बनाई जाती है, कोई भी मात्रक लिया जाता है, तो उसके लिए एक मानक माना जाता है। शुरू में मानक के रूप में हाइड्रोजन को माना गया था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को माना गया, और फिर बाद में जब एएमयू का जो है चलन हुआ, तो उस समय मानक के रूप में कार्बन 12, किसको मानक माना गया? कार्बन 12। यहाँ पे आप 12 से ये मत सोचिए 12 कार्बन की बात हो रही है। एक्चुअल में कार्बन 12 का मतलब होता है कि ये जो कार्बन एक परमाणु होता है, उसका परमाणु भार 12 मान लिया गया। कितना मान लिया गया? 12 एएमयू। तो यहाँ पे कार्बन को मानक के रूप में लिया गया। पहले हाइड्रोजन को लिया गया, फिर ऑक्सीजन को लिया गया, और फिर बाद में सटीकता के लिए, सही माप आने के लिए, सही कह सकते हैं कि द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 को मानक माना गया। ठीक है, क्यों माना गया? इसके कारण भी है, क्योंकि जो कार्बन 12 होता है, इसके उस समय कोई समस्थानिक नहीं ज्ञात थे, जिसकी उपलब्धता सबसे अधिक होती है, और ये न तो बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है और ना ही बहुत कम क्रियाशील होता है। इसलिए मानक के रूप में कार्बन 12 को लिया गया। किसको? किसकी गणना करने के लिए? परमाणु द्रव्यमान मात्रक की गणना करने के लिए। तो आपसे कभी कोई परीक्षा में पूछ देता है कि जो एएमयू है वो निकाला गया, उसमें मानक किसको माना गया, तो बताओ कार्बन 12। सबको समझ में आ गया? फिर बाद में कार्बन 13 और कार्बन 14 भी ज्ञात किया गया, अर्थात कार्बन के दूसरे समस्थानिकों को ज्ञात किया गया, लेकिन उसमें सबसे अधिक यही कार्बन 12 लगभग 98% पाया जाता है। इसकी स्टेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है, इसीलिए इसको मानक माना गया। आगे चलते हैं। क्या किया गया कि कार्बन 12, फिर वही बात, कार्बन 12 मतलब 12 कार्बन नहीं, आप सिर्फ इसको दिमाग में समझने के लिए सिर्फ कार्बन भी समझ सकते हो। तो जो कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है बच्चों, वो कितना मान लिया गया? वो मान लिया गया 12 एएमयू मान लिया गया। फिर से एक बार सुनिए, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना मान लिया गया? 12 एएमयू मान लिया गया। तो एक एएमयू कितना होगा? एक एएमयू का मान कितना होगा? 12 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/12 में कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान या भार। अर्थात एक एएमयू का जो मान होगा बच्चों, वो कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, उसका 1/12 गुना होगा। देखिए इसकी में परिभाषा यहाँ पे लिखी है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक अर्थात एक एएमयू वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। यानी एक एएमयू जो है कार्बन 12 के जो परमाणु का द्रव्यमान होगा, उसका 1/12 गुना होता है, या 1/12 कह सकते हैं कि बराबर होता है। सबको समझ में आ गया? तो ये इसकी परिभाषा है, अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। फिर प्रयोगों द्वारा, एक्सपेरिमेंट द्वारा कार्बन 12 जो परमाणु है, उसका द्रव्यमान निकाला गया, और वो द्रव्यमान निकल के आया बच्चों 1.99 × 10⁻23 ग्राम। फिर से एक बार सुनिए कि जो एक एएमयू का फार्मूला है 1/12 में कार्बन 12 परमाणु का भार, तो जब इस कार्बन 12 परमाणु का भार या द्रव्यमान निकाला गया, तो उसका मान आया 1.99 × 10⁻23 ग्राम। तो उस मान को इस फार्मूला में हम रख देंगे, तो हमको एक एएमयू का मान निकल के आ जाएगा। अर्थात ये जो लिखा गया कार्बन 12 परमाणु का भार, उसके जगह पर हम लोग रख देंगे 1.99 × 10⁻23। ये देखिए, तो एक एएमयू बराबर हो गया 1/12 में 1.99 × 10⁻23 ग्राम। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एएमयू का मान ग्राम में बच्चों कितना निकल के आ गया? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो काफी महत्वपूर्ण ये फार्मूला है कि एक एएमयू में कितना ग्राम होता है, आप इसको याद कर लीजिए, 1.66 × 10⁻24 ग्राम।
अब ये बताइए, कोई राशि आपको ग्राम में दे दे और उसको कहे कि एएमयू में कन्वर्ट करिए। कोई राशि आपको ग्राम में दे दे और कहे उसको एएमयू में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या करोगे? उस ग्राम वाली राशि में आप एक एएमयू में जितना ग्राम होता है उससे भाग दे दोगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कोई आपसे पूछे कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो आप बताओ 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो कोई आपसे पूछे कि तब 2000 ग्राम में कितना केजी होगा? 2000 ग्राम में कितना केजी होगा? तो 1 केजी में जितना ग्राम होता है उससे आप भाग दे दोगे। आप क्या करोगे? 2000 में 1000 से भाग दे दोगे तो निकल कितना आएगा? 2 केजी। तो आपने क्या किया कि जब भी ग्राम देके और केजी में पूछेगा, यानी जब भी ग्राम देके एएमयू में पूछेगा, तो आप क्या करोगे कि 1 एएमयू में जितना ग्राम है, 1 केजी में जितना ग्राम होता है उससे भाग दे दोगे। तो सेम चीज आपको वही करना है बच्चों, कि ग्राम में जब भी ग्राम में द्रव्यमान किसी परमाणु का दिया हो और पूछे उसको एएमयू में कितना होगा, तो आपको जो ग्राम में द्रव्यमान दिया रहेगा उसमें इस रेफरेंस नंबर से, यानी 1 एएमयू में जितना ग्राम होता है उससे भाग दे देना रहेगा। इसलिए फार्मूला बना दिया हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए, एएमयू बराबर परमाणु का द्रव्यमान इसमें ग्राम में बटा एक जो रेफरेंस नंबर आपका है 1.6×10⁻24 ग्राम प्रति एएमयू। और जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो ग्राम से ग्राम हो जाता है कैंसिल, तो मान किसमें निकल के आ गया? एएमयू में निकल के आ जाता है। अगला यहाँ पे देखिए, मान लीजिए एएमयू में देके और ग्राम में पूछे, एएमयू में देके और ग्राम में पूछे, आप इस फार्मूला का प्रयोग करोगे, W = AMU × 1.66 गुणे 10⁻24, और जो भी मान आएगा, चूंकि हम किसमें निकाल रहे थे? ग्राम में, इसलिए यहाँ पे ग्राम लिख देंगे। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा बच्चों? हम लोगों ने पढ़ा कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। फिर हमने देखा कि परमाणु द्रव्यमान की इकाइयां क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने एएमयू को देखा, यूनिफाइड मास यानी एकीकृत द्रव्यमान देखा, और डाल्टन का रूल देखा हमने इकाई। इसके बाद एएमयू के बारे में हमने और सारी चीजें जानी। एएमयू जिसको हिंदी में परमाणु द्रव्यमान मात्रक या एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, इसको मेजर करने के लिए कार्बन 12 को मानक माना गया और मान लिया गया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 एएमयू होता है। तो एक एएमयू का मान कितना होगा? तो इस 12 को जब उधर गए तो 1/12 गुणे कार्बन 12 परमाणु का भार, और इसके हिसाब से हमने इसकी परिभाषा बना दी कि एक परमाणु द्रव्यमान अर्थात 1 एएमयू मात्र वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। और फिर प्रयोगों द्वारा कार्बन 12 के एक परमाणु का जब भार निकाला गया, कैसे निकाला गया? प्रयोगों द्वारा, तो 1.99×10⁻23 ग्राम आया। फिर हमने उस मान को 1 एएमयू वाले फार्मूला में रख दिया, तो 1 एएमयू इतने ग्राम में पता चल गया। और इसके हिसाब से हमने ये देखा कि जब भी ग्राम में द्रव्यमान देके एएमयू में पूछे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी रेफरेंस नंबर से भाग कर देंगे। और यदि एएमयू में देके ग्राम में पूछे तो इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई, उसको अपने कॉपी में लिख लेंगे और इस एएमयू से संबंधित सवाल आपकी किताब में उपलब्ध होंगे, वहां पे लगाएंगे। आगे आप लोगों को इससे संबंधित सवाल हल कराए जाएंगे। शेष चीजें अगली वीडियो में। धन्यवाद।